सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 10, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science, Social and Political Life, and we will understand salient features of Indian Constitution Part 3 in this worksheet. As you all know कि हम सब इसको जानते भी हैं कि पिछली वर्कशीट्स में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे कैसे बना, हाउ इट इज़ फॉर्म, तो और उसमें किन लोगों की मेहनत लगी, किन्होंने कितने दिन में इसको कैसे बनाया, और हमने ये भी जाना कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें और जो उसके फीचर्स थे वो हमने पिछली वर्कशीट में भी उसको समझा था, जैसे कि फेडरलिज्म, और क्या समझा था कि वो जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पर वर्क करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. एंड इन दिस वर्कशीट वी विल ऑल्सो नो some other features of Indian Constitution, other important feature which is fundamental right. फंडामेंटल राइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का. सो लेट्स फाइंड व्हाट इज़ इट. तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं. सिविल राइट्स आर enshrined in the constitution in order to avoid the misuse of power of state in इंडिपेंडेंट इंडिया. तो देखिए, इंडिपेंडेंट इंडिया में स्टेट की पावर का मिसयूज रोकने के लिए सिविल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन का मतलब होता है स्थापित किया गया, प्रतिष्ठापित किया गया. तो इसको ही हम इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. इन्हीं जो राइट्स को, जो सिविल राइट्स थे, इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. The Constitution protects the rights of individuals before the state and others. यानी इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन राइट्स को, चाहे वो स्टेट उसको रोकना चाहेगा तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है. अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा पीपल, कोई दूसरा पर्सन अगर उसको रोकता है, उसके इन राइट्स को रोकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उससे भी बचाता है. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो राइट्स हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, एंड नो गवर्नमेंट एंड नो पॉलिटिकल पार्टी विल ग्रैब फ्रॉम अस. कोई भी हमसे इसको नहीं छीन सकता, कोई भी इसको सीज नहीं कर सकता हमसे, क्योंकि ये जो राइट्स हैं वो हमें किसने दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अ सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन also incorporates the directive principles of policy so that socio-economic reforms can be brought in the state. इसका मतलब ये है कि इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी भी इसमें इंक्लूड की है, ताकि जिससे जो स्टेट और जो लोग हैं, जो सिटीज़न हैं, वो सही ढंग से काम कर सकें. क्योंकि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में साथ साथ जहां हमारे राइट्स दे रखे हैं उसके साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ भी अटैच कर रखी हैं. इससे क्या होता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है सोसाइटी में वो भी आता है. तो और साथ साथ जो स्टेट और सिटीज़न के जो बीच में रिलेशन है वो भी सही बना रहता है. तो नेक्स्ट द टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया. अब ये फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, किस तरीके के होते हैं, अब हम उनके बारे में जानते हैं. सो नाउ लेट्स फाइंड एंड अंडरस्टैंड. सो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू अस. फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी. यानी सबसे पहला जो राइट है वो इक्वालिटी का राइट है. इसका मीनिंग है कि ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. यानी लॉ की आइज में, लॉ के सामने सभी पीपल इक्वल हैं, वेदर ही इज़ रिच और वेदर ही इज़ पुअर. इट मीन्स नो सिटीजन
कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स, यानी किसी भी जो सिटीज़न है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स की। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए कोर्ट में अपील की जा सकती है, कोर्ट उसको पनिश करेगा। सेकंड इज राइट टू फ्रीडम। कैसी फ्रीडम? दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी हमें अपनी बात कहने का, हमें अपने विचारों को सामने रखने का पूरा फ्रीडम है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन बनाने के लिए हम फ्री हैं। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी हम कहीं पर भी पूरी कंट्री में घूम सकते हैं और किसी भी कंट्री के पार्ट के किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में हम रह भी सकते हैं। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, और हम कोई भी बिजनेस, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन को कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरे फ्री हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और जुड़ी होती है कि उसको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज कर रखा ऐसा कोई प्रोफेशन। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि भाई मैं तो इलीगल काम करूँगा क्योंकि मैं फ्री हूँ, ऐसा नहीं है। जिसे हमारी सोसाइटी लीगल मानती हो ऐसे प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को आपको करने के लिए पूरी फ्रीडम है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यदि आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है तब भी आपके पास राइट है कि आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, उसको पनिश करवा सकते हैं। इट इंक्लूड्स क्राइम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपने सुना ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? जैसे आप देखिए बच्चों को उठा के ले जाते हैं, खासतौर से लड़कियों को या फीमेल्स को उठा के ले जाते हैं और उन्हें बेच देते हैं, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है, इसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं। एंड द क्राइम ऑफ एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। यदि कोई 14 ईयर्स ऑफ एज के कम बच्चे को काम पर लगाता है, ज़बरदस्ती काम पर लगाता है, तो हम उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं और वो बच्चा खुद भी अपील कर सकता है, फिर उसको सज़ा होगी जिसने ऐसा किया है। फोर्थ इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी हमें किसी भी रिलीजियन को अपनाने की, किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी फ्रीडम है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, यानी हमारे जिस कंट्री में जो भी सिटीज़न है उसको पूरा राइट है किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए, उसको प्रोपोगेट करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए और उसको अपनाने का किस तरीके से वो करता है, ये पूरी उसको छूट है, पूरी फ्रीडम है। एंड द फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल माइनॉरिटीज़, religious and linguistic, can set up their educational institution in order to preserve and develop their own culture। तो यहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज़ हैं अदर देन हिंदूज़, क्योंकि हिंदू तो मेजॉरिटी में आते हैं, अदर देन हिंदूज़ जैसे मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, दे आर कॉल्ड माइनॉरिटीज़। या जितने भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक लोग हमारे यहाँ पे अलग अलग रहते हैं, तो उनको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की, खोलने की पूरी फ्रीडम है। अपनी जो उनका कल्चर है उसको डेवलप करने का और उसको प्रिजर्व करने का पूरा उनको राइट है। एंड द लास्ट राइट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर हम इस राइट को फादर ऑफ द राइट्स कहें तो कोई शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो राइट है ये हमें ये अलाउ करता है कि अगर ऊपर कोई भी राइट हमारा कोई हमसे छीनता है, सीज करता है उसको, तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये राइट हमें ये पावर देता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू गो टू कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कोई भी अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जैसे कोई मान लीजिए कोई सिटीज़न ही वायलेट कर रहा है या कोई गवर्नमेंट भी वायलेट कर रही है अगर हमारे फंडामेंटल राइट को, तो हम उसके अगेंस्ट भी कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। ये राइट हमें ये पावर देता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब है, सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट शुड नॉट प्रोमोट एनी वन रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन, यानी इसका मतलब ये है कि
हमारा जो स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री होता है और कंट्री का मतलब है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एक रिलीजन को अपना स्टेट रिलीजन नहीं बना सकती, ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना सकती। दैट इज़ ऑल रिलीजियस और रिलीजियंस आर इक्वल फॉर द स्टेट, यानी हर रिलीजन जो भी उस कंट्री में है वो स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए इक्वल है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, दस वी कैन से इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। तो अब आपको समझ में आया सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, कि हमारा मतलब गवर्नमेंट का, इवन कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, बल्कि वो हर रिलीजन को वो इक्वल समझेंगे। तो इसलिए इंडिया, ये एग्जाम्पल है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सो लेट्स डू एन एक्टिविटी, जो कि अभी तक जो हमने टॉपिक्स को समझा उसी के ऊपर बेस है। देन विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो नाउ द एक्टिविटी इज राइट द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू दिस, यानी यहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, आपको बताना है कि उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट्स यूज हुआ है। फर्स्ट इज रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग एंड ईटिंग बाय मी विद माई फ्रेंड्स। तो अब आप बताइए इसमें कौन सा राइट यूज हुआ? राइट टू इक्वालिटी, यस, समानता का अधिकार। सेकेंड इज आई कैन लिव इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री, यानी मैं कंट्री के किसी भी स्टेट में रह सकता हूँ, दैट इज राइट टू फ्रीडम। देन थर्ड इज आई एम लेस देन 14 ईयर्स, नो वन कैन गेट मी अ वेज, यानी मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ और मुझसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता, मुझसे काम नहीं करवाया जा सकता। तो दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन नेक्स्ट इज आई एम फ्री टू फॉलो माई रिलीजन एंड प्रोपोगेट, यानी मैं अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए पूरी तरह से फ्री हूँ, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड लास्ट इज आई हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपोगेट माई कल्चर, यानी मुझे अपने कल्चर को बचाने का और उसको बढ़ाने का पूरा अधिकार है। ये कौन सा राइट होता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज फंडामेंटल राइट? ये तो अभी हमने समझा भी था। दोज राइट्स विच आर गिवन टू द सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स हमें सिटीजन्स को दिए, एंड आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ और जुडिशरी, यानी जिसे कौन प्रोटेक्ट करता है? लॉ, कानून, या जुडिशरी यानी न्यायपालिका, वो जिसको प्रोटेक्ट करती है, उन राइट्स को हम कहते हैं आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। एंड नो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी कैन सीज देम अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी सामान्य परिस्थितियों में कोई भी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी इन्हें वायलेट नहीं कर सकती, इन्हें ज़बरदस्ती हमसे वापस नहीं ले सकती। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज विच फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए हैं? तो 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, third is right against exploitation, fourth is right to religious freedom, fifth is cultural and educational rights, and the last is right to constitutional remedies. Now the third question is why is our country called secular? देखिए बहुत important question भी है ये। Our country is called secular because our country does not promote any one religion as a state religion, that is all religions are the same for our country, that is why we called our country secular। यानी अब आपको समझ में आया ना, क्योंकि हमारी कंट्री किसी भी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन के तौर पर पेश नहीं करती है, तो इसलिए वो सारे रिलीजन्स को सेम समझती है, सेम ऑनर देती है, उनको सेम प्लेस देती है, इसलिए हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वाई आर फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स नेसेसरी, यानी ये फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए क्यों जरूरी हैं? द आंसर इज फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी फॉर सिटीजन्स बिकॉज फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स एंड प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग आर्बिट्रेटरी पावर्स। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो इसलिए ज़रूरी हैं सिटीजन्स के लिए क्योंकि वो एक तो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? ताकि जो स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे उनके ऊपर। इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर्स द सिटीजन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स फ्रॉम ऑफ अदर पीपल एज वेल एज गिविंग देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट, यानी ये जो
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एश्योर करता है सिटीजन्स को कि कोई दूसरा सिटीजन भी उनके राइट को वायलेट नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता, और एज वेल एज जो स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है वो भी इन राइट्स को नहीं छीन सकती। इस बात के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजन्स को ये फंडामेंटल राइट्स दे के प्रोटेक्ट करता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इजी वे में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड-19 दैट इज़ कोरोना वायरस, देन वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।